हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक की एक और वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2025 के 3 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ उसके एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी प्रश्नों को, जो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं और जो कंप्लीट रिव्यू एनालिसिस मेरे पास आ चुकी है, वो आप लोगों को मैं देने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको पता है कि अभी के टाइम पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी लोग एक समान ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जा रही है जीके के अंदर। तो अगर आप इन सवालों को देख कर जाओगे तो क्या पता आपको आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल जाए। उसी के साथ अगर आप ग्रुप डी भी देने वाले हो तो वहां पर भी हो सकता है कि ये सवाल रिपीट हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। उसी के साथ आपको मैं ये बता दूं कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही सारी वीडियोस मिलने वाली हैं और आपकी कंप्लीट जीके की तैयारी यहां पर हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। तो जीके के साथ करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे आपको मिलेगी और उसके साथ बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। अगर आप ये कर लोगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। उसी के साथ आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं, अभी आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का कार्यकाल कितने समय का होगा? तो अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बी.आर. गवई हैं और इनका जो कार्यकाल है ये 6 महीने का है। 6 महीने बाद ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 51वें नहीं 52वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इसे याद रखना आप लोग, 52 होगा। और 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है, यानी लगभग 6 महीने का। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। 52वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में अभी जो है नीति आयोग है जिसने रिप्लेस करा था योजना आयोग को, लेकिन उससे पहले जो योजना आयोग थी वो जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और ये योजना आयोग जो थी इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वही थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो कभी ऐसा भी हो सकता है ये सवाल आ जाए कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा, याद रखना। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष और उसके साथ जो भी प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। अभी इसकी जगह पर हमारे पास नीति आयोग है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ये इस प्रकार से नहीं था कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी अगर हम बात करें इसकी खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो ये 2025 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान का 91वां जो संशोधन था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2003 में हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2004 को। यानी ये जो संशोधन हुआ था ये संसद के द्वारा पारित किया गया था 2003 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2004 को। अब इसके मुख्य बिंदु क्या थे ये समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य बिंदु ये था कि मंत्री परिषद जो है ना उसका आकार सीमित किया गया था। जो लोकसभा विधानसभा का मंत्री परिषद होता है उसमें संख्या 15% अधिकतम कर दी गई थी, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। टोटल मेंबर्स जो होंगे उस विधानसभा या लोकसभा में उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। न्यूनतम मिनिमम जो है 12 मंत्री होंगे। स्टेट के लिए ये बेसिकली था, क्योंकि जो छोटे स्टेट्स होंगे वहाँ पर कम संख्या होती है विधानसभा सीटों की, तो वहाँ पर 12 न्यूनतम मंत्री होने ही चाहिए। दल बदल पर रोक से संबंधित भी था ये, यानी 1/3 से स्प्लिट मान्य नहीं होगा। अब 2/3 सदस्य मिलकर पार्टी बदलें तो विलय मान्य होगा। तो ये भी यहाँ पर स्प्लिट से संबंधित था। और दल बदल कानून आपको पता है कि 10वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आपको दल बदल का कानून मिल जाएगा, और ये दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 10 के अंदर आता है, अनुसूची नहीं, भाग 10 के अंदर ये आता है और उसमें ये इंपॉर्टेंट है। दल बदल का कानून जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी जाए और भ्रष्ट दल बदल रोक पाएँ। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, भारत की राजनीति एकता के
शिल्पकार की उपाधि किसे प्राप्त हुई? राजनीतिक एकता के शिल्पकार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, शिल्पकार जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक तौर पे और अपनी चतुराई से भारत को एक किया। वरना काफ़ी सारा आपको पता है कि जूनागढ़ जो थी उसके साथ कश्मीर को भी इन्होंने अपने साथ ऐड करा, हैदराबाद को ऐड करा, तो इन सभी को ऐड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और 562 रियासतों को अपने दम पर और अपने दिमाग से इन्होंने भारत में विलय कराया। इसी वजह से आज भारत इतना बड़ा है। तो इन्हें भारत की राजनीतिक एकता का शिल्पकार भी कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इनका यही था कि भारत का एकीकरण रहे, भारत की एकता में, अखंडता में कोई खतरा ना हो। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और उसके साथ होम मिनिस्टर थे। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये सवाल भी पूछा गया था। तो ये जो है 5वीं अनुसूची, ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन किया जाता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों पे, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ की जो जनजातियाँ हैं और अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पे प्रशासन से संबंधित है। और इसमें इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा हो सके, उनकी रक्षा के लिए है। इसमें राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि वे जनजातीय क्षेत्रों की शांति, प्रगति और शासन की व्यवस्था कर सकें। साथ ही जनजातीय परामर्शदात्री परिषद जो है, यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, TAC बनाने का प्रावधान है इसमें, क्योंकि ये परामर्श देंगी और इसी से जो है ये चीज़ें होंगी इसमें। वहीं पर बात करें मार्च 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? पुरुष का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया मार्च 2025 में। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुई? तो GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, इसे याद रखना। और GST की बात करें तो ये वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना होगा। और GST जो भारत में लागू की गई थी वो तो पूरे भारत में लागू है, लेकिन GST की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रेंच यानी फ्रांस से हुई थी, इसे भी आपको याद रखना। लेकिन भारत में जो मॉडल लागू है GST का वो कनाडा का है, क्योंकि कनाडा का मॉडल सफल माना जाता है। इसलिए बहुत सारे देशों में जहाँ पर भी GST है वहाँ पर ज़्यादातर अधिकांश देशों में ये मॉडल अपनाया गया है, यानी कनाडा का मॉडल अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, याद रखना। बात करें अगर नर्मदा नदी की तो ये अमरकंटक से निकलती है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश को जो है, यानी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, नदियों का उद्गम स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं उन्हें आप लोग याद रखना, जैसे कि एक तो यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी भी यहाँ से निकलती है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त नियुक्त होने की एलिजिबिलिटी क्या है? तो लोकायुक्त नियुक्त होने की एलिजिबिलिटी, कोई भी जो योग्य व्यक्ति हो वो नियुक्त हो सकता है। इसमें कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये जो है राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जाँच करने वाली संस्था है। वहीं पर बात करें मुख्यमंत्री जो है विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से परामर्श लेना आवश्यक होता है राज्यपाल का नियुक्ति के लिए। अधिकांश राज्यों में परंपरा रही है लोकायुक्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उनको नियुक्त किया जाता है, परंतु संवैधानिक रूप से प्रावधान है कि कोई भी योग्य और ईमानदार व्यक्ति लोकायुक्त बनाया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बात करें झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड में अवस्थित है, याद रखना, एकमात्र इनका जो है टाइगर रिजर्व है। और अगर बात करें इसकी तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के लातेहार जिले में है। इसका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत शामिल किए गए 9 टाइगर रिजर्व में से एक इसे माना जाता है। यहाँ का प्रमुख जंगल बेतला नेशनल पार्क है। यहाँ न केवल बाघों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह हाथी और भालू, तेंदुआ और कई पक्षी प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। महत्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यह राज्य की समृद्धि और जैव विविधता को दर्शाता है। 1831-32 में कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो कोल विद्रोह जो है इसके नेता थे बुद्धू भगत, इसे आप लोग याद रखना। और ये 1831-32 में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। और ये कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। छोटा नागपुर पठार कहाँ है आप कमेंट करके बताएंगे। विनबैक सैम
सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी यूनिट भाग लेती है? तो इसमें इंजीनियरिंग यूनिट जो है, इंजीनियरिंग कंपनी जो है, ये भाग लेती है विनबैक सैन्य अभ्यास में। और ये भारत और वियतनाम के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो होता है भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कंपनी और वियतनाम की सेना के द्वारा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है किसी मामले की पहली सुनवाई जो होती है ना, प्रथम सुनवाई, तो उसे ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माना जाता है। पहली सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होगी तो उसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोला जाएगा। बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स का उद्देश्य क्या है? विदेशी खिलाड़ियों को मौका देना या युवा भारतीय खिलाड़ियों को अवसर देना, और बाकी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा युवा भारतीय खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। वैश्वीकरण का तरीका निम्न में से क्या है? तो ये भी सवाल पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य तरीका है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह का स्वतंत्र होना है, यानी स्वतंत्र प्रवाह होगा पूंजी का, और ये सारी चीज़ें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अच्छे से निवेश होगा, और जो अभी आपने देखा होगा ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, अन्य देशों पे लगाया, तो इससे क्या होगा? वैश्वीकरण में दिक्कतें आएंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पल्लव शासकों की उपाधि कौन सी थी? इसी प्रकार का क्वेश्चन था। वैसे ये महामल्ल होगा। अब अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर देखने को, लेकिन पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इनको महामल्ल बोला गया। तो हो सकता है ऐसा सवाल हो, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन पल्लव से रिलेटेड था, और इसका मतलब होता है महान पहलवान। कंप्यूटर में फाइल का नाम बदलने का शॉर्टकट क्या है? ये भी सवाल पूछा गया था। तो केवल F2 दबाना होता है और इससे फाइल का नाम आप रीनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए शॉर्टकट कीबोर्ड में F2 है। नेक्स्ट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये श्रेयस अय्यर को मिला। एक बार फिर से आप लोग याद रखना, श्रेयस अय्यर के मेज़बानी में पंजाब किंग्स ने जो है फाइनल में काफ़ी लंबे समय के बाद IPL का फाइनल खेला। हालांकि वहाँ पर वो हार गए RCB से। RCB ने IPL 2025 को जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको मिला था। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था, ये भी याद रखना। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी पूछा गया था। एक फुल फॉर्म जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, तो यहाँ पर भी पूछा गया था, और इसका हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। HIV वायरस की वजह से ये होती है, और इससे शरीर जो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ये एक सेक्सुअल डिजीज़ है, लेकिन उसके साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखना कि ये अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हो, आपका ब्लड उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है जिसको कि ये हुई है, तो ये बीमारी उससे भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सवाल थे जो अभी तक हमारे पास हैं, और भी प्रश्न जैसे जैसे आएंगे आप कमेंट करके भी बता सकते हो, वो मैं ऐड करता जाऊंगा। उसी के साथ आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, और अच्छा लगेगा। जैसे ही सपोर्ट मिलेगी आप लोगों की, तो और भी चीज़ों के साथ, और भी कॉन्टेंट के साथ आपके लिए आ सकूँगा मैं। उसी के साथ बता दूँ कि जो प्रीवियस शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उसकी भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप प्रीवियस शिफ्ट में और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देख सकते हो, और उन्हें भी रख सकते हो अपने पास नोट्स बनाकर याद करके। ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना, उसके साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।